नमस्कार। इस वीडियो में हम एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस और उसके लिए जब हिप रिप्लेसमेंट करते हैं उसके बारे में देख लेंगे। एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक रूमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारा जॉइंट्स एक साथ अफेक्ट हो सकता है। मेनली हिप जॉइंट और बैक स्पाइन का अफेक्ट होता है। तो उसमें बहुत लोगों को एक कॉम्प्लिकेटेड वैरायटी ऑफ हिप रिप्लेसमेंट का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए इस वीडियो में एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हिप जॉइंट का क्या रोल है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में देखेंगे। मैं डॉक्टर अरुण कन्नन, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। ये एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एक रूमेटोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं जिसमें बहुत सारा जॉइंट्स एक साथ अफेक्ट हो सकता है। मेनली एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पूरा का पूरा स्पाइन अफेक्ट हो सकता है और हिप जॉइंट्स मेनली अफेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी शोल्डर, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये सब भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो यूजुअली इन लोगों को जब सुबह उठते हैं उस समय ज़्यादा पेन रहता है। इसको अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। यूजुअली आधा घंटा के लिए उनको बॉडी वार्म अप करके थोड़ा चलने में लग जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस एंड पेन एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एक मुख्य आवश्यक फीचर है। तो इसमें स्पाइन का पहले अफेक्ट होता है और यूजुअली बाद में हिप जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं अगर ठीक से इलाज नहीं किया तो। इसको डायग्नोस करने के लिए यूजुअली फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने से ये डायग्नोस हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, कमर का जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाता है, हिप जॉइंट्स का मूवमेंट में पेन होता है, ये सब है तो यूजुअली एमआरआई और ब्लड टेस्ट करके देख लेंगे। एमआरआई में इसका काफ़ी स्पेसिफिक फीचर्स है जिसके ऊपर इसका डायग्नोसिस बन सकता है। और ब्लड टेस्ट में HLA-B27 करके एक जांच है जिसका पॉजिटिव है तो एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ये सब पहले स्टेजेस में डायग्नोस हो गया तो इसके लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन है जिसको बायोलॉजिकल्स कहते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में आता है और रूमेटोलॉजिस्ट इसमें स्पेशलाइज करते हैं ये मेडिसिन में। स्पेशली लास्ट 10 साल में देखेंगे तो काफ़ी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसके लिए पॉपुलर हो गया क्योंकि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अर्ली स्टेजेस ऑफ डिसीज़ जब जॉइंट्स में स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है तो उस समय ये बायोलॉजिकल इंजेक्शन देके ये बीमारी को अच्छे से कंट्रोल हो सकते हैं। जो जॉइंट का डैमेज है उसको रोक सकते हैं। पर हमारा देश में बहुत सारा लोग इसका मतलब साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा ऐसा सोच के ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए जाके ठीक से इलाज नहीं करते हैं और काफ़ी डैमेज हो जाता है। ऐसे ही एक पेशेंट हमारे पास आया था बांग्लादेश से। उस समय उनका उम्र था 23 और 17 साल से इनको ये बीमारी था और इससे ठीक से इलाज नहीं किया था। ठीक से इलाज पहले से उधर भी बोला हुआ था इसके लिए मेडिसिन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए करके, पर उन्होंने नहीं लिया था। फिर जब इधर आया था उनको दोनों हिप जॉइंट्स, दोनों नी जॉइंट्स और कमर पूरा का पूरा अफेक्ट हो चुका था और व्हील चेयर में ही वो आ पाया था। मतलब खड़े भी नहीं हो सकता था क्योंकि दोनों हिप जॉइंट्स मोड़ के स्टिफ हो गया। ये जो नॉर्मल हिप जॉइंट्स का देखेंगे तो बॉल एंड सॉकेट का स्ट्रक्चर होता है। बॉल सॉकेट के अंदर घूमता है। तो जब एक्सरे करते हैं दोनों के बीच में एक गैप दिखता है जिसमें मूवमेंट होता है, उसी को जॉइंट स्पेस कहते हैं। और ये एंकिलोसिंग का मतलब है फ्यूजन। जब दो हड्डी फ्यूज हो जाते हैं उसको एंकिलोसिस कहते हैं। और ये बीमारी में स्पेशली देखेंगे तो बोन टू बोन एंकिलोसिस हो जाता है। मतलब एक हड्डी दूसरे हड्डी से मिल लेता है, दोनों हड्डी एक हड्डी बन जाता है। तो फिर जो जॉइंट है उसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है और ये लोग खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो इसी स्टेज में लेट स्टेज, लास्ट स्टेज में आया था। तो पहले हमारे रूमेटोलॉजिस्ट ने देखा था, उन्होंने मान लिया कि मतलब ये तो दवाई से ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि दवाई का स्टेज से काफ़ी ऊपर चला गया। तो तब इनको सर्जरी के लिए भेजा था हमारे पास। और जब मैंने देखा था इनको दोनों हिप जॉइंट्स डैमेज हो चुका था और दोनों नी जॉइंट्स पूरा डैमेज होके बेंड हो चुका था। तो इनके लिए हमने प्लान किया था 4 जॉइंट का रिप्लेसमेंट करने का, दोनों हिप जॉइंट और दोनों नी जॉइंट। और 2 हफ्ते का गैप देके दोनों पैर में ऑपरेशन किया था। पहले एक साइड हिप जॉइंट और एक साइड नी जॉइंट रिप्लेस किया था और 2 हफ्ते गैप देके दूसरा साइड का हिप जॉइंट और नी रिप्लेसमेंट दोनों किया था। तो करने के बाद
ये हिप जॉइंट का जो असर होता है, जो इनके लिए स्पेशली सेरामिक का कंपोनेंट्स यूज़ किया था, क्योंकि इनका बहुत यंग एज था और लंबा समय चलने के लिए ऐसा सॉकेट, उसके अंदर एक पॉलीथीन लाइनर, हेड और उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेम, ये सब यूज़ करके किया था। ऐसे ही नी जॉइंट में भी प्रोसेस लगाया था। तो ये चारों जॉइंट करने के बाद का एक्सरे है, ये स्पेशल एक्सरे है जिसको स्कैनोग्राम कहते हैं, जिसमें पूरा पैर दिखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों हिप जॉइंट्स ऊपर चेंज हुआ है, मेटल दिख रहा है, और नीचे दोनों नी जॉइंट्स चेंज हुआ है, उसका भी मेटल दिख रहा है। तो 4 जॉइंट ऑलमोस्ट एक साथ किया है 2 हफ्ते के बीच इंटरवल में। तो ये इनका रिकवरी भी धीरे धीरे ही होता है, क्योंकि पहले ऑलमोस्ट 4-5 साल से चला नहीं है, खड़ा नहीं हुआ है, तो हड्डी मसल सब कमज़ोर हो जाता है। तो धीरे धीरे फिजियोथेरेपी करके इनका इम्प्रूवमेंट किया था, और 6 महीने के बाद ये काफ़ी अच्छा चल रहे थे। पहले व्हील चेयर में जो था वो तो इंडिपेंडेंट वॉकिंग पे आ गया, इंडिपेंडेंट वॉकिंग और स्टेयर क्लाइंबिंग वो सब करके इनका वीडियो भेजा था। ये करके इनको अभी 6-7 साल हो गया। तो ये बांग्लादेश से थे, बांग्लादेश से में एक उधर से इधर तिरुपति में ध्यान करने के लिए 7 साल बाद जब आया था, तब ये फ़ोटो लिया था और मेरे को भेजा था। तो इनका टाइम लग गया, पर अच्छा रिजल्ट मिला 4 जॉइंट रिप्लेस करके, दोनों हिप जॉइंट और दोनों नी जॉइंट। पहले ही स्टेज में इनको डायग्नोसिस हो जाता था, ये इतना ऑपरेशन करने का शायद ज़रूरत नहीं पड़ता था। इनका अभी बायोलॉजिकल और मेडिसिन का इलाज चलता है बाकी जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब एंकल जॉइंट और शोल्डर जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिसिन चल रहा है, और काफ़ी अच्छा मेंटेन भी हो रहा है। तो पहले ये तो जब 23 उम्र का था, इनको कॉलेज को भी कंटिन्यू करना पड़ा था, क्योंकि चल नहीं पा रहे थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद 23 के बाद जाके कॉलेज कंप्लीट किया, और अभी काम में भी है और अच्छा सा चल रहा है। तो इन समरी, एंक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारी है बहुत सारा जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है, मेनली हिप एंड स्पाइन को अफेक्ट करता है, और हिप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंक्लोसिस फ्यूजन हो जाता है। तब इसको ठीक करने के लिए अलग से टेक्निक से उसके साथ हिप रिप्लेसमेंट करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पर उससे पहले एक चीज़ जो ध्यान रखना है, पहले स्टेजेस में ही ठीक से मेडिसिन और इंजेक्शंस के थ्रू ट्रीटमेंट किया तो सर्जरी का ही ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। थैंक यू।